मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम हॉब्स का सामाजिक समझौता, हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऐसे राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, 5 सिद्धांत हैं, जिसमें से हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हॉब्स सामाजिक समझौता का प्रतिपादन करने वाला सर्वप्रथम विचारकों में मान सकते हैं। उसके समझौता संबंधी विचार उसके प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथान में विस्तार से अंकित है। उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या हम इन बिंदुओं के तहत कर सकते हैं, जिसमें मानव स्वभाव का स्वरूप, ह्यूमन नेचर, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अधिकार, कानून अधिकार, नेचुरल राइट एंड नेचुरल लॉ, सामाजिक समझौता का कारण, केस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राज्य का स्वरूप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट। जो पहला बिंदु हमारा मानव स्वभाव कैसा है, यानी कि मानव स्वभाव है, उसी के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स ने उस समय चल रहे गृह युद्ध इंग्लैंड के, उसके सम्मुख जो मानव स्वभाव घृणित पक्ष रखा, वह मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित मानता है। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है, जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इन्हीं ब्रह्मांड का लघु रूप है, वह भी एक यंत्र मशीन के रूप में समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। हॉब्स ने इंद्रियों के माध्यम से जब गति केंद्रीय स्नायु संस्थान में पहुंचती है तो संवेदना के रूप में प्रकट होती है और मस्तिष्क की इसी संवेदना को विचार कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार मतानुसार राज्य की 2 प्रकार की गतियां, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो यदि उनकी भावना अनुकूल संवेग होता है तो अभिलाषा कहलाता है, और यदि प्रतिकूल होता है तो विरक्ति या घृणा कहलाता है। इसी प्रकार उसके भौतिक शास्त्र के आधार पर यह परिणाम निकाला है कि अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए उनकी ओर गति करना या प्रवृत्त होना अभिलाषा, और अनिष्ट पदार्थों से हटने की गति का करना विरक्ति या घृणा है। इंग्लैंड को इच्छा को जन्म देता है, किसी चीज के प्रति विकर्षण उसमें घृणा पैदा करता है। मनुष्य के सुख, दुख, आशा, निराशा, भय, साहस, क्रोध आदि की सभी मनोभावनाओं और वासनाएं अभिलाषा और व्यक्ति के कारण होने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति का परिचय है। हॉब्स के अनुसार अच्छाई और बुराई का विचार भी हमारी गति की दिशा में से निश्चित होता है। जिन वस्तुओं से वह आकर्षित होता है उन्हें अच्छा कहता है, और जिन्हें वह नापसंद करता है उन्हें बुरा कहता है। अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानव भावना में है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है, समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना तथा वांछित वस्तुओं को पाने के लिए सफलता प्राप्त करने का आनंद प्राप्त करना चाहता है। जिन साधनों से अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हुए आनंद प्राप्त किया जाता है, उन साधनों को ही शक्ति यानी पावर कहता है। चूंकि मनुष्य के आनंद अनंत है, इसलिए मनुष्य के जीवन में एक शक्ति की प्राप्ति के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा निरंतर बनी रहती है। हॉब्स के अनुसार चूंकि मनुष्य में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है, जिससे प्रतिद्वंद और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, वे एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते, लाभ के लिए, अविश्वास के चलते, रक्षा के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। संघर्ष में 3 कारण मनुष्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता है: प्रतिद्वंद्विता, भय, कीर्ति पाने और उसे बढ़ाने की लालसा। प्रतिद्वंद्विता, भय, कीर्ति प्राप्ति करने की आशंका सतत संघर्ष उत्पन्न करती है। जब 2 व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। जब एक व्यक्ति एक आकांक्षा में व्यतीत रहता है कि दूसरे की शक्ति उससे अधिक ना बढ़ जाए, तो वह भयक्रांत होता है। मनुष्य में यह इच्छा भी स्वाभाविक है कि अन्य व्यक्ति
उसकी प्रशंसा करे, उसे अपने से बड़ा और ऊंचा समझे। अतः सब व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा, अविश्वास, कीर्ति की कामना से निर्धारित होते हैं। यद्यपि मनुष्य शांति चाहता है, किंतु उसे सदैव दूसरों से भय लगता है। वह अपनी संपत्ति, अधिकार बढ़ा जाना चाहता है, अतः उस अपने साथियों के साथ शाश्वत संघर्ष में संलग्न रहता है। दूसरा जो हमारा है, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। उसने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को जो स्वार्थी, अहंवाद, संघर्ष में इच्छाओं की पूर्ति में लीन बतलाया है, उसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध की अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता होगा। यानी हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक दशा में उद्योग, कला, कौशल का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की यह भरोसा नहीं है कि वह उससे प्राप्त हो सकने वाले लाभ का उपयोग कर सकेगा। इस अवस्था में किसी प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, भवन निर्माण, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य को सदैव भय और घृणा, भय और मृत्यु की आशंका बनी रहती है। संक्षिप्त में हॉब्स के वर्णित प्राकृतिक अवस्था तीन मोटी मोटी विशेषताएं। इसमें नैतिकता का स्वार्थ अभाव था, सत्य असत का कोई विचार नहीं होता था। इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। तीसरा जो हम कह सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की स्वतंत्रता रखता है। टी.एच. हक्सले ने इससे ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार, राइट कहा है। किंतु सब मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है। इससे जीवन स्वार्थ असुरक्षित हो जाता है, पर सभी मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। अतः वे प्राकृतिक व्यवस्था में भी आपसी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ कानून बनाते हैं। ये प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य की आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को स्वतंत्र करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की अवधारणा इससे भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथान में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानून गिनाए हैं, जिनमें 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम कानून यह है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज और शांति से रहे। दूसरा कानून यह है कि सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करे। तीसरा जो है नियम, उसमें मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। ये 3 जो प्राकृतिक कानून बताए हैं। इसके अलावा इन तीनों कानूनों का महत्व इस आधार पर है कि निरंकुश एकतंत्र का समर्थन करने के लिए ये सैद्धांतिक आधार है। प्रथम कानून के द्वारा शांति की स्थापना के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया गया। दूसरे कानून के द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को नहीं है। तीसरा कानून द्वारा हॉब्स ने यह सिद्ध किया कि राजा और राज्य एक समझौता है जिसका उल्लंघन का प्रयास किसी व्यक्ति को नहीं है। यानी वेपर ने हॉब्स के प्राकृतिक कानून का निचोड़ यही निकाला है कि एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार ना करना चाहिए जिसे अपने प्रति करना अरुचिकर प्रतीत होता हो। हम आगे जाते हैं, सामाजिक समझौता का क्या कारण रहा। इसमें प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से सतत यानी चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाई थी, उन्हीं के कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है। संक्षेप में राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारण इस प्रकार है। प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा, असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि ऐसी संप्रभुत सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके।
प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाले कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जाता था। अतः विधि व्याख्याकार की आवश्यकता के कारण संप्रभु सत्ता को स्थापना आवश्यक हुई। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण लोग उनका उल्लंघन करते थे, जिससे संघर्ष पनपना था। इस स्थिति के निर्माण के लिए संप्रभु सत्ता की स्थापना हुई, आवश्यकता हुई। प्राकृतिक अवस्था का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। अतः इस कारण भी एक संप्रभुता की स्थापना आवश्यक हो गई। इसके बाद में हम सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। प्राकृतिक अराजकता अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध या करार, कॉन्ट्रैक्ट करके अराजकता की दशा का अंत किया। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ देता है, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूं तथा स्वयं में अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूं कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन का अधिकार छोड़ देगा। ऐसा करने का सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में सीमित हो जाता है। इसे राज्य, कॉमनवेल्थ जो नाम दिया, या लैटिन भाषा में नगर सीटा कहते हैं। इससे पहले समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी। इस तरह जब सभी मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा करते हैं तो संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपते हैं वह दीर्घकाय लेवियाथान है और वह जनता की शांति और प्रतीक्षा के लिए पृथ्वी में मानव देव की भांति है। इसके बाद राज्य का स्वरूप किस प्रकार से आया, यानी इस प्रकार अनुबंध या समझौता द्वारा हॉब्स ऐसी दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो इसके पूर्व नहीं थी। वह समझौता द्वारा दो कार्यों को पूर्ति करता है। वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है पहला। दूसरा, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करता है। वह कहता है कि समझौते के द्वारा निर्मित व्यक्तियों की आश्वासन देता है कि उसके बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा की जाएगी। ऐसा तभी हो सकता है जब मनुष्य राज्य की आज्ञा पालन करने के आश्वासन दे। राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय में परिवेष्ट कर दी जाए। ऐसा व्यक्ति ही सबकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। जो व्यक्ति इस शक्ति का प्रतीक होगा वह संप्रभु या राज्य कहलाएगा। हॉब्स का संप्रभु राज्य लेवियाथान पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौता द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभु सत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होता है। लोगों का एकमात्र संप्रभु के आदेशों का पालन करना होता है। समझौते के बाद समाज और राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का श्रीगणेश हुआ। हब्स के शब्दों में उस महान दैत्य यानी लेवियाथान अथवा राज्य, उस मर्त्य प्रभु का इस प्रकार से जन्म होता है। यह वही मर्त्य प्रभु है जिसकी कृपा पर अगर ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। सामाजिक समझौते द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना चाहता है। यानी उसने राज्य की स्थिति के बारे में कहा जिसकी सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो विशेषताएं रही है वो ये है, जैसे यह विभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ समझौता है। शासक और संप्रभु सत्ता निरंकुश होती है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति होती रहेगी वह तब तक अनुबंध रहेगा। हिंसा जनित मृत्यु भेद ही मनुष्य को इस अनुबंध को करने के लिए बाध्य करता है। शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश से नियम अथवा विधि होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया, यह सामाजिक समझौता। प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण, क्योंकि यह अपनी व्यक्ति की इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाला उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल है। समझौते द्वारा विविध संघर्षित इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिधियात्मक इच्छा ग्रहण कर लेता है। सामाजिक समझौते की आलोचना भी की गई, जैसे मानव स्वभाव के बारे में दोषपूर्ण चित्रण किया है, क्योंकि मानव सदैव कपटी, घोर, स्वार्थी नहीं होता है। ये
इसके अलावा मानव का स्वभाव सहानुभूतिपूर्ण, उदारतापूर्ण, दयालुपन, परोपकार, प्रेम भावना भी होती है। इसलिए एक पक्षीय का इसने अध्ययन किया। प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक है। जो प्राकृतिक अवस्था बताइए वो अस्वाभाविक और अनैतिहासिक है। जैसा एकाकी और एक हत्या, हिंसा, छल कपट का ही साम्राज्य था, ऐसा नहीं हो सकता। प्राकृतिक अवस्था समाज, शांतिपूर्ण समाज में भी हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मनुष्य कब क्या खत्म हो जाता। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता असंगत है, यानी प्राकृतिक दशा भी ज्ञात कर रहा है और उसमें प्राकृतिक अधिकार भी दे रहा है, वो असंगत है। व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह ना कहा जाना बुद्धिसंगत है। अतार्किक है, क्योंकि हॉब्स आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता है। यह ज्ञात नहीं था कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के तत्वों का कभी अभाव नहीं रहा। ऐतिहासिक तथ्य है कि व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के अकेले नहीं रहे थे और किसी न किसी प्रकार के समाज में रहते थे। निरंकुशता का खूब समर्थन किया हॉब्स ने। ये भी गलत है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी शासन पर किसी वह पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर ना तो कानून का अंकुश है, ना व्यक्ति का मौलिक अधिकारों कोई अंकुश है। वस्तु तो हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता मनुष्य को स्वार्थ अधिकार शून्य करके लेवियाथान की दास्ता के पास में जकड़ दिया है। इसमें मनुष्य की स्थिति लेवियाथान रूपी चरवाहे के द्वारा हाँके जाने वाले पशुओं के झुंड जैसी लगती है। ये सभी आलोचना और धन्यवाद।